हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री शुरू किया था और उसमें बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, कन्फ्यूगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फ्यूगरेशनल भी दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम लेंगे कि किसी भी यौगिक के प्रकाश सक्रिय होने के लिए क्या-क्या शर्तें होनी आवश्यक हैं, यानी यौगिक कैसा होना चाहिए कि वो प्रकाश सक्रिय हो। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाश सक्रियता के लिए आवश्यक शर्तें तीन हैं। नंबर 1, एसिमेट्रिक सेंटर, यानी उसमें कम से कम एक असममित केंद्र होना चाहिए और ज्यादातर अब असममित केंद्र या तो कार्बन होता है या नाइट्रोजन होता है। दूसरी एसेंशियल कंडीशन है, मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अणु में कोई भी सममित तत्व नहीं होना चाहिए। तो हम ये जानेंगे कि सममित तत्व क्या होते हैं। तीन प्रकार के सममित तत्व होते हैं जिन्हें हम डिटेल में बाद में लेंगे। वो हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल, दूसरी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सममित अक्ष, और तीसरा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित केंद्र, यानी उनमें किसी भी यौगिक में इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरा और लास्ट है, इट्स मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी अणु का जो प्रतिबिंब रूप है वो अनअध्यारोपित होना चाहिए, यानी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। यदि किसी अणु में ये तीनों बातें हैं तो वो अणु प्रकाश सक्रिय होगा, अन्यथा प्रकाश अक्रिय या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आइए हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था असममित केंद्र होना चाहिए। तो ये असममित केंद्र क्या होता है? तो एसिमेट्रिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। कार्बनिक यौगिकों में स्टीरियोजेनिक या किरैल केंद्र उस कार्बन परमाणु को कहा जाता है जिसके कारण अणु में प्रकाशिक गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, ऐसे कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकता के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़े रहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु को चिन्हित करने के लिए स्टार लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमने एक लिया है 2-ब्यूटेनॉल, इसमें ये जो स्टार लगा कार्बन है ये असममित कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है स्टीरियोजेनिक सेंटर पर। तो आप एक तो ये लिखेंगे कि यह प्रकाशिक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी रहती है। तीसरी बात लिखेंगे कि ऐसे कार्बन परमाणु को चिन्हित करने के लिए स्टार लगाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट में आप इसका कोई एक उदाहरण देकर समझाएंगे। सेकंड हम लेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो हमने क्या बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममित तल। इसे सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, सिग्मा वर्टिकल या ऊर्ध्वाकार, सिग्मा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और सिग्मा डायगोनल यानी तिर्यक। तो सममित तल क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममित तल कहते हैं जिस तल से यदि वस्तु को बाइसेक्ट किया जाए या काटा जाए या द्विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों परस्पर भाग
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, अतः इस तल को मिरर प्लेन भी कहते हैं। यहां हमने फिर से लिखा है, सममित तल को सिग्मा द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि सममित तल ऊर्ध्वाकार हो तो ऊर्ध्वाकार सममित तल यानी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और यदि ये क्षैतिज हो तो उसे क्षैतिज प्लेन ऑफ सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे ए अल्फाबेट को लें तो यदि हम इस तरह से वर्टिकली ये ऊर्ध्वाकार काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट जाता है, इसलिए इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और बी अल्फाबेट को लें तो इसको हम यदि इस तरह से क्षैतिज काटें तो यह दो बार बराबर भागों में कटता है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार से यदि हम तिरछा काटें और वो इक्वल भाग में बढ़ जाता है तो उसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। दूसरा हम लेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है? सममित अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। इसे हम CN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से, जहां N, C का अर्थ तो साइकिल है और N क्या होगा कि उस अणु को 360 डिग्री घुमाने पर वह अणु कितनी बार एक जैसा प्रतीत होता है उतना वो नंबर यहां पर लिखा जाएगा। जैसे यदि अणु को 360 बाई N कोण घुमाए जाने पर मूल विन्यास जैसा प्राप्त हो तो कहा जाता है कि N गुणा यानी N फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको सिंपल सा आप यूं समझ लीजिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो H है, ये HB है। वैसे तो ये दोनों एक से हैं, लेकिन हमने एक बार को A और B लिख लिया है। अब ये हम एक्सिस मान रहे हैं। ओके, ये एक्सिस है। ये एक बार को आप ये मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन में से आपने एक सलाई पास कर दी है, उस सलाई को घुमाइए तो इसको यदि हम 180 डिग्री घुमाएं तो क्या होगा? H, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, लेकिन होगा तो एक साथ क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन हैं। तो यानी 180 घुमाने के बाद हमको एक जैसा प्रतीत हो गया, यानी एक जैसा समरूप मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो गया। ये और फिर से ये 180 घुमाइए तो फिर से हमारा यही चीज प्राप्त हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस एक्सिस के थ्रू हम यदि वाटर मॉलिक्यूल को घुमाएं 360 डिग्री तो हमें दो बार एक जैसा प्रतीत होगा, यानी एक जैसा प्राप्त होगा। इसलिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। इसको हम 3 डायमेंशनल मॉडल से देखते हैं। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है हमने। अब देखिए इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 180 घुमाने पर ये यहां और ये यहां आ जाएगा तो भी एक सा होगा, और फिर से घुमाएंगे तो ये अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेगा। यानी यह 360 घुमाने पर दो बार एक जैसा प्रतीत होता है। इसलिए इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। यहां पर हमने इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाई हुई है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दो प्रकार की हैं। एक तो इसको आप इस कागज को ऐसे रखिए तो ये दो बराबर भाग में कट जाएगा, और एक इस कागज को इस प्रकार रखिए तो भी ये दो बराबर भाग में कट जाएगा। यानी इसमें दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हैं। यानी ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये वाली दोनों वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल समतलीय होता है। ये बोरॉन है
और ये 3 फ्लोराइड एटम है। ओके, हम यहां ये भी बता दें कि एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक एलिमेंट वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जैसे C2 C3 हो सकती है, C6 C2 हो सकती है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक से अधिक प्रकार की एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आइए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। आप इस वाली एक्सिस को ध्यान दीजिए, ये वाली एक्सिस, ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अर्थात यदि मॉलिक्यूल को हर बार 120 डिग्री घुमाया जाए तो हमें एक सा मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 360 डिग्री घुमाने पर हमें मॉलिक्यूल 3 बार एक सा प्रतीत होगा। देखिए, इस एक्सिस के थ्रू घुमाइए, पहले 120 घुमाया तो ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो हमें एक सा होगा क्योंकि तीनों फ्लोरीन तो एक से हैं। फिर से घुमाइए तो क्या होगा कि ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो कुल मिलाकर हमें ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के थ्रू 360 घुमाने पर 3 बार एक साथ प्रतीत होगा, इसलिए ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अब हम दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूल, इस फ्लोरीन एटम के थ्रू इस तरह से ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ध्यान दीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं? ये वाली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि आप इसके अलोंग यदि आप इसको पलट देंगे 180, इसको पलटिए तो क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, ये वाला एटम इधर आ जाएगा और ये वाला एटम इधर आ जाएगा, तो हमको एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार एक ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए, ये वाली, ओके, तो इसके अलोंग यदि 180 डिग्री आप घुमाइए तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला पलट के इधर आ जाएगा। इसी प्रकार एक तीसरी देखिए, ये वाली, इसको पलटिए तो क्या होगा, ये 180 यदि घुमाएंगे तो ये यहां से यहां आ जाएगा और ये यहां से यहां आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो क्या है, C3, यानी इसमें एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और इसमें 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। ओके, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। देखिए, इसमें और इसमें फर्क है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, समतलीय है, और ये टेट्राहेड्रल होता है और इस जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो अब इसमें ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आइए इसे घुमा के देखते हैं। हमने इसको इस तरह से घुमाया है, कैसे, ऐसे करके घुमाया है, तो देखिए ये जो 1 था वो यहां आ गया, 3 यहां से यहां आ जाएगा और 2 यहां से यहां आ जाएगा, तो देखिए ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम हो गया। ओके, फिर से 120 घुमाते हैं तो क्या हुआ, ये जो यहां जो 2 था वो इधर आ गया, फिर 1 यहां से यहां आ गया और 3 यहां से यहां आ गया, तो आप देखिए फिर एक सा नजर आ गया। फिर आप घुमाइए तो हमें इस तरह से बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। यानी आपने हर बार 120 120 120 घुमाया है तो हमें 3 बार एक सा मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यानी हम इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ध्यान रहे, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये इस तरह से ट्राइगोनल शेप का है। अब हम मीथेन में देखते हैं। मीथेन में ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप इसे सिर्फ याद कर लीजिए, इस मॉलिक्यूल में 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं और 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट मॉलिक्यूल होगा, तो ये वाली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाई जाएगी, क्योंकि आप इसको हर बार 90 घुमाइए तो एक सा मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा। अब आप इसको देखिए, इन दोनों के थ्रू एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इमेजिन कीजिए, तो क्या होगा, इसे जस्ट हम 180 डिग्री पलट दें तो हमको मॉलिक्यूल एक सा प्रतीत हो जाएगा। इसी तरह से इस एक्सिस को देखिए, ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक इमेजिन करिए कि हमने एक सलाई डाल दी है और उसको पलट दिया है, तो हमको एक सा ही मॉलिक्यूल मिलेगा। अब आप इसको देखिए, ये वाली एक्सिस देखिए, इसको लेकर भी हम इसको पलटे तो हमको मॉलिक्यूल एक सा प्रतीत होगा। एक ही इस एक्सिस को देखिए, ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अलोंग भी आप इसे पलटेंगे 180 डिग्री तो हमें मॉलिक्यूल एक सा प्रतीत होगा। यानी इसमें 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। और ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके अलोंग यदि हम इसको 90 डिग्री हर बार घुमाएंगे तो मॉलिक्यूल एक सा प्रतीत होगा। अब हम बेंजीन में देखते हैं। बेंजीन में ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमारी C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल हर बार हम 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये एक सा दिखाई देगा। और अब आप देखिए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि दो कॉर्नर्स को मिला दें ये वाली, तो इसके अलोंग यदि आप 180 डिग्री इसको पलट दें तो मॉलिक्यूल एक सा दिखाई देगा, यानी ये इसकी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसी प्रकार इन दोनों को आप देखें, इसमें एक लाइन खींचकर आप इसको पलट दें 180 डिग्री तो ये एक सा प्रतीत होगा। इसी प्रकार एक ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी ये भी हमारी होगी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इस तरह से भी काट सकते हैं, इसको यूं बीच में से काट दें, यूं बीच में से काट दें और यूं बीच में से काट दें, वो भी हमारी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। यानी इसमें 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अब हम लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या होता है सममित केंद्र, किसी पदार्थ या अणु का सममित केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु होता है जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर यानी आमने सामने वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो। दूसरे शब्दों में, किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर उपस्थित हों, सममित केंद्र कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम I से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात। दूसरा मुख्य बिंदु क्या है कि ये जो सेंटर है वो हमारा कहां होना चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात एक और क्या है कि हमें इससे एक सीधी रेखा खींचनी है। सीधी रेखा खींचने पर यदि समान परमाणु समान दूरी पर स्थित है तो उस बिंदु को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। आइए हम सबसे पहले सिंपल वाली बात चीज लेते हैं, जैसे S। इसमें इस C पॉइंट को आप इमेजिन कीजिए, इससे आपने एक सीधी रेखा खींची इधर की साइड में और सीधी रेखा खींची इधर की साइड में, तो जितना कर्व यहां है उतना ही कर्व यहां नजर आ रहा है। बेंजीन में देखिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये एक काल्पनिक बिंदु है, इससे यदि हम जितनी दूरी इधर गए तो भी हमें कार्बन मिला और इतनी ही दूरी पर हम इधर गए तो भी हमें कार्बन मिला। इसी तरह से यहां और यहां हम गए तो समान कार्बन परमाणु हमको प्राप्त होता है।
समान दूरी पर जाकर। यानी इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा वो हम यानी जो केंद्र होगा वो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। आइए इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए यहां पर यदि हम CH3 और इस CH को मिलाएं तो सीधी रेखा तो हो जाएगी। ये देखिए यूं करके हम सीधी रेखा तो खींच सकते हैं, लेकिन वो सीधी रेखा ये जो सेंटर है जो कि इसकी बॉडी के बीच में है उससे नहीं गुजरेगी। अतः हम इस लाइन को नहीं ले सकते। हम कैसे लेंगे? इस CH3 से इस CH3 की तरफ लाइन खींचेंगे तो तब ये रेखा इस बिंदु से गुजरेगी। ओके, तो हमें क्या हुआ, यहां सीधी रेखा खींचने पर यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 है। इसी तरह से इस H को और इस H को हम लाइन खींचेंगे तो वो रेखा हमारी इस सेंटर से गुजरेगी। अतः ये सेंटर ऑफ सिमेट्री माना जा सकता है, क्योंकि ये देखिए यहां भी H है और यहां भी H हमको मिल रहा है। इसी तरह से यहां देखिए COOH और COH। ओके, यानी हम इस COH को इस H से नहीं जोड़ेंगे। यदि इससे जोड़ा तो वो वाली रेखा इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से नहीं गुजरेगी जो कि इसकी बॉडी के बीच में है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब यह है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अतः यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी हमने देखा कि मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमने दो कंडीशंस देखी। पहली बात, उसमें एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए और दूसरी बात, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसा मॉलिक्यूल किरेल मॉलिक्यूल कहलाता है यदि किसी अणु में उपर्युक्त सममित तत्वों में से कोई भी एक तत्व मौजूद है तो मॉलिक्यूल सममित होगा और सममित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता है। किंतु यदि उपर्युक्त सममित तत्वों में से एक भी तत्व उपस्थित नहीं है तो वह अणु असममित यानी एसिमेट्रिक होगा। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते। यानी ऐसे जो चीज होंगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाती है और ऐसे अणु को हम किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं और इस गुण को मॉलिक्यूलर किरेलिटी कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं व प्रकाशिक समावयव होते हैं। यदि किसी अणु में असममित कार्बन परमाणु हो अथवा किरेल केंद्र हो किंतु पूरा अणु असममित न हो, यानी किरेल सेंटर तो है लेकिन पूरा अणु असममित नहीं है, मींस उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? एकाइरल, और उसमें प्रकाशिक गुण नहीं होगा, अर्थात वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरे शब्दों में किसी अणु में ध्रुवण घूर्णकता का गुण होना की आवश्यक शर्त है उसमें किरेलता का होना। किरेल कियर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हाथ। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, होते हुए भी लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है तो हम उसे किरेल अणु कहेंगे और वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम इसी चीज को मॉलिक्यूल में दिखाते हैं कि ये हमारा डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड है। पहली हमारी कंडीशन क्या थी? मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक सिमेट्रिक सेंटर, ये एसिमेट्रिक कार्बन है,
इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से, एक COH ग्रुप से और एक CH3 ग्रुप से रिप्लेस्ड है, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट है। यानी ये वाला हमारा कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। हम इसे किसी भी तल से काटें तो इक्वली ये नहीं कटेगा, ना ही इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सॉरी, ना ही इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ना ही इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, और अब इसका हम मिरर इमेज बनाएं। ये इसका मिरर इमेज है, तो इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखें तो H के ऊपर OH आ जाएगा और OH के ऊपर H आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। अतः यह लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल तीनों एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अतः यह एक किरैल मॉलिक्यूल है और यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन properties and resolution of enantiomers.